नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज से हम यूपी पीजीटी और टीजीटी परीक्षा में काम आने वाले पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, और जिसमें हम प्रवक्ता चयन परीक्षा यूपी की जो 2000 में हुई थी, सन 2000 में आयोजित हुई थी, उसके प्रश्नों का अभ्यास आज से प्रारंभ करेंगे और कोशिश करेंगे कि 50 प्रश्न को एक पीरियड में पूरा किया जाए। तो आप हमारे साथ निश्चित रूप से जुड़े रहिए और ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित सूक्ति किस रचना से ली गई है? आप चाहें तो एक कॉपी पर चार्ट बना सकते हैं सूक्तियों का। तो यह सूक्ति किस रचना से ली गई है? कौन सी सूक्ति? एस क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। तो ये सूक्ति कहां से उद्धृत की गई है? तो देखिए, ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम से, ऑप्शन बी स्वप्न वासव दत्तम से, ऑप्शन सी मृच्छकटिकम से, या ऑप्शन डी रत्नावली से। तो एस क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि, ये सूक्ति कहां से उद्धृत की गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि मृच्छकटिकम से। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि एस क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि शूद्रकृत मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखित है? तो शूद्रक के द्वारा लिखित मृच्छकटिकम नामक रूपक से उद्धृत है। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है? मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिकम की कथा, मृच्छकटिकम की कथा वस्तु कवि प्रतिभा प्रसूत है। उज्जैनी का निवास सार्थवाह विप्रवर चारुदत्त इस प्रकरण का नायक है और बसंत सेना गणी का नायिका है। तो बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सूक्ति कौन सी है, कहाँ से उद्धृत की गई है सूक्ति? तो आपका उत्तर हो जाएगा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम लिखी किसने है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शूद्रक ने। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी की गाड़ी। उज्जैनी का निवासी, इसमें चारुदत्त जो है वो इसका नायक है और इसकी नायिका कौन है? तो वसंत सेना गणिका इसकी नायिका है। तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप तैयार जरूर रखें इसे। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि आखिरकार मृच्छकटिकम का नायक कौन है? ये अभी ऊपर भी आ चुका है। ऑप्शन ए सकार, बी दुर्योधन, सी संवाहक और डी चारुदत्त। मृच्छकटिकम का नायक कौन है? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि चारुदत्त मृच्छकटिकम का नायक है। व्याख्या देखते हैं। मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रकृत नाटक है। इसका नायक चारुदत्त नामक निर्धन ब्राह्मण है तथा नायिका वसंत सेना नामक एक गणिका है। इसमें दोनों के प्रेम का वर्णन है। अंत में दोनों का प्रेम सफल होता है और वसंत सेना का चारुदत्त से विवाह होता है। साथ ही पालक नामक राजा को मारकर आर्यक के राजा बनने का वर्णन है। तो आर्यक किस राजा को मार करके राजा बने? तो पालक नामक राजा को मार करके आर्यक राजा बने। या इस तरीके से पूछ लिया जाए कि पालक नामक राजा को मार करके कौन राजा बने? तो पालक नामक राजा को मार करके आर्यक राजा बनते हैं। तीसरा प्रश्न है, मृच्छकटिकम की कथा किसमें समायोजित है? मृच्छकटिकम की कथा को किसमें वर्णित किया गया है? उद्योत में, सर्ग में, अंक में, या फिर उच्छ्वास में? तो मृच्छकटिकम की कथा किसमें समायोजित है? तो देखिए, मृच्छकटिकम की जो कथा वस्तु है वो अंकों में उसका बंटवारा किया गया है। तो मृच्छकटिकम नाटक में कितने अंक हैं? तो मृच्छकटिकम नाटक में 10 अंक हैं। यह रूपक का जो एक भेद होता है, प्रकरण, वह है। इसमें एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का वसंत सेना नामक गणिका या वैश्या से प्रेम वर्णन है। 10 रूपकम नामक के ग्रंथ के अनुसार रूपक के कुल 10 भेद स्वीकार किए गए हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं कि आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम वलवदपि शिक्षिताना मात्मन्य प्रत्ययम चेतः। यह श्लोक किस काव्य का है? और वलवतपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेता, ये आपका सूक्ति भी एक है।
तो ये श्लोक किस काव्य का है? उत्तर रामचरितम का है, अभिज्ञान शाकुंतलम का है, किरातार्जुनीयम का है या फिर शिशुपाल वध का है? तो कहां से उद्धृत किया गया है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। व्याख्या की बात करें तो प्रस्तुत श्लोक अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम वलवदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्ययम चेतः, ये महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का द्वितीय श्लोक है। इसमें सूत्रधार ने नटी से कहा है कि जब तक विद्वान संतुष्ट नहीं हो जाएं, तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूं, क्योंकि विशेष रूप से सुशिक्षितों को भी अपनी योग्यता के विषय में संदेह रहता है कि चाहे कितना भी कुशल व्यक्ति ना क्यों ना हो, वो अपने विषय में भी कभी कभी संशय में पड़ जाता है। बहुत ही अच्छी सूक्ति थी। पांचवा प्रश्न है कि कामी स्वताम पश्यति, कि कामी सदैव हर जगह अपने ही बारे में सोचता है, अपने विषय में सोचता है। तो ये सूक्ति किसकी है? दुष्यंत की, कन्न की, शकुंतला की या फिर दुर्वासा की? तो कामी स्वताम पश्यति ये सूक्ति किसकी है? तो ये सूक्ति ये सूक्ति दुष्यंत की है। दुष्यंत आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कदाचित यह पूछ लें कि कामी स्वताम पश्यति ये सूक्ति कहां से उद्धृत की गई है, कहां से ली गई है? तो आपका उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। व्याख्या है कामी स्वताम पश्यति, ये जो सूक्ति है वो अभिज्ञान शाकुंतलम के कौन से अंक से? द्वितीय अंक के। कौन से श्लोक में? द्वितीय श्लोक में निहित है। इस सूक्ति को राजा दुष्यंत ने कहा है, जिसके अनुसार कामी व्यक्ति सब जगह अपनी ही बात देखता है। छठवां प्रश्न है कि विक्रमोर्वशीयम क्या है? तो विक्रमोर्वशीयम क्या है? एक चंपू काव्य है, खंड काव्य है, नाटक है या फिर त्रोटक है? तो जो विक्रमोर्वशी है वो एक नाटक है। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। देखिए, विक्रमोर्वशीयम महाकवि कालिदास का द्वितीय नाटक है। ये 5 अंकों में विभक्त त्रोटक नामक उपरूपक है। इसमें राजा पुरुरवा, विक्रम और उर्वशी नामक अप्सरा की प्रणय कथा वर्णित है। पुरुरवा और उर्वशी की कथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण और महाभारत आदि में मिलती है। कालिदास ने वैदिक आख्यान को अपने इस नाटक में नवीन रूप दिया है और इसमें कई नई बातें जोड़ी हैं। व्याख्या में चूंकि बहुत समय लग रहा है, इसलिए अब सीधे अपन अपने प्रश्नों को ही देखेंगे। जहां लगेगा कि इम्पोर्टेंट है वहां अपन चर्चा करेंगे। मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? तो एक महाकाव्य है, उपन्यास है, खंड काव्य है या फिर चंपू काव्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि मेघदूत एक खंड काव्य है, जिसको 2 भागों में महाकवि कालिदास ने रचा है। पूर्व मेघदूत और द्वितीय भाग है उत्तर मेघदूत। खंड काव्य को ही गीति काव्य भी कहा जाता है। देखिए यहाँ इसमें कितने पद्य हैं? तो मेघदूत में 115 पद्य हैं। 2 भागों में विभाजित है मेघदूत, पूर्व मेघ में और उत्तर मेघ में। पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं और उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पद्धति या विचित्र मार्ग के प्रवर्तक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विचित्र मार्ग के प्रवर्तक कौन है? आप ये जानते हैं कि महाकाव्य में 2 प्रकार की पद्धति देखी जाती है। एक सुकुमार मार्ग में महाकाव्य को लिखा गया और एक विचित्र मार्ग में। सुकुमार मार्ग में आपके वाल्मीकि, व्यास, महाकवि कालिदास, अश्वघोष इत्यादि आते हैं और विचित्र मार्ग में आपके भारवी, माघ इत्यादि कवियों को रखा जाता है। तो विचित्र मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो भारवी हैं, कालिदास हैं, माघ हैं या फिर श्रीहर्ष हैं? तो जो विचित्र मार्ग के प्रवर्तक हैं उनका नाम है भारवी। भारवी के माध्यम से किरातार्जुनीयम लिखा गया है और विचित्र मार्ग के प्रवर्तक हैं भारवी और भारवी का अनुसरण किया महाकवि माघ ने। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरितम में उच्छ्वास हैं। हर्षचरितम को उच्छ्वासों में विभक्त किया गया है। तो इसमें कितने उच्छ्वास हैं? 10, 7, 11 या फिर 8? तो हर्षचरितम में कुल 8 उच्छ्वास हैं। देखिए सरलता से हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास हैं,
महाकवि वाण की प्रथम रचना कौन सी है? तो हर्षचरितम है। ऐतिहासिक वृत्त पर आश्रित होने से जो गद्य काव्य का भेद है, आख्यायिका है। प्रथम दो उच्छ्वासों में हर्ष ने अपने वंश का वर्णन किया है। वंश प्रवर्तक वत्स से लेकर वाण के जन्म तथा सम्राट हर्ष से उसके परिचय और राज सम्मान का वर्णन है। और आगे के 6 उच्छ्वासों में हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष के जन्म से लेकर राज्यश्री के मिलने तक का वर्णन है। 10वां प्रश्न देखते हैं कि 10 कुमार चरितम की कथा वस्तु के विचार कहां से लिए गए हैं, यानी इसका जो उद्गम स्थल है, इसको कहां से रचा गया है, इसका मूल आधार क्या है। ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, बृहत कथा या फिर महाभारत। जो 10 राजाओं का जो चरित्र है वो महाभारत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। 10 कुमार चरितम की कथा वस्तु का मूल स्रोत क्या है? तो महाभारत है। महाकवि दंडीकृत 10 कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास हैं। इनमें क्रमशः इन राजकुमारों का चरित्र वर्णित है। पहला राजवाहन का, अपहार वर्मा, उपहार वर्मा, अर्थपाल, प्रगति का चरित्र, मित्रगुप्त का चरित्र, मंत्रगुप्त का चरित्र, विश्रुत का चरित्र उत्तर पीठिका ग्रंथ का उपसंहार है। इसमें वर्णन किया गया है कि सभी राजकुमार राजहंस और वसुमती से मिलते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत नायक है, वो किस प्रकार का नायक है? आप जानते हैं कि नायक के 4 भेद होते हैं, धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर प्रशांत और धीर ललित। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का दुष्यंत किस प्रकार का नायक है? तो दुष्यंत एक धीरोदात्त कोटि का नायक है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। इसका लक्षण क्या होता है? देखिए धीरोदात्त नायक का, महासत्तोति गंभीरः क्षमावान विकथनः स्थिरो निगूढ़ा हंकारो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः, कि बहुत तेजस्वी हो, अत्यंत गंभीर हो, सहनशील हो, डींग न हाँकने वाला हो, स्थिर हो, अहंकार प्रकट नहीं हो, जिसके व्रत दृढ़ हो, ऐसे नायक को धीरोदात्त नायक कहते हैं। और दुष्यंत में इस सभी के सभी गुण देखने में मिलते हैं। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया था? अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को किसने शाप दिया था? वशिष्ठ, नारद ने, दुर्वासा ने या फिर विश्वामित्र ने? किसने शाप दिया था? तो ये दुर्वासा ने श्राप दिया था। जब शकुंतला और प्रियंवदा वहां होती हैं, प्रियंवदा कहती है शकुंत की, ये तो अयम सुलभ कोपो महर्षि, ये तो ऐसे महर्षि हैं, ऐसे ऋषि हैं जिन्हें क्षण क्षण में क्रोध आ जाता है। तो शकुंतला को शाप अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि दुर्वासा ने दिया था। कौन से अंक में दिया था? तो चौथे अंक में इस श्राप को दे दिया था। 13वां प्रश्न है कि धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? तो मीन पालक नाम का जो धीवर था, उसे वो सची तीर्थ के जल में शकुंतला की खोई हुई अंगूठी मिलती है। तो ये कहाँ है, कौन से अंक में ये वर्णन है? तृतीय अंक में, पंचम, षष्ठ या फिर सप्तम? तो कौन से अंक में अंगूठी मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि ये षष्ठ अंक का प्रसंग है। 14वां प्रश्न है कि अविश्रमोयम लोकतंत्राधिकार, इस उक्ति से युक्त नाटक कौन सा है? अविश्रमोयम लोकतंत्राधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस उक्ति से युक्त नाटक कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ये जो उक्ति है वो अभिज्ञान शाकुंतलम में है। और कहा? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के, यानी अविश्रमोयम लोकतंत्राधिकार, अर्थात प्रजापालक को, जो प्रजापालक होता है, राजा होता है, उसको विश्राम कहाँ है? तो ये उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पंचम अंक में कंचुकी के द्वारा कही जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? ये जो अवतरण आपको 1.5 लाइन का दिया जा रहा है, इसमें किसके विशेषण दिए गए हैं? अति शुद्ध स्वभावमपि कृष्ण चरितम, अकरमपि हस्तस्थितम, सकल भुवन तलम राजानम अद्राक्षित। किसके विशेषण हैं? तो शूद्रक के हैं, वैशंपायन का है, पुंडरीक के विशेषण हैं या फिर चंद्रापीड़ के विशेषण हैं?
तो इसे आप याद रख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपको आगे की आधी पंक्ति उठा के दे दें या पीछे की आधी पंक्ति को उठा करके दे दें कि ये किसका विशेषण है, तो आपको ख्याल में होना चाहिए कि ये सारे के सारे विशेषण शूद्रक के हैं। तो अति शुद्ध स्वभावमपि कृष्ण चरितम अकर्मपि हस्तस्थितम सकल भुवन तलम राजानम अद्राक्षित, यह विशेषण कादंबरी कथा मुखम के नायक राजा शूद्रक के हैं। इसमें राजा शूद्रक के 3 जन्मों चंद्रमा, चंद्रापीड़ और शूद्रक का वर्णन किया गया है। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं कि वाण का काल कौन सा है। वाण का काल कौन सा है, तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 6वीं शताब्दी, 4th शताब्दी या फिर 8वीं शताब्दी। तो वाण का काल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध वाण का काल माना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं, हो सकता है वाण भट्ट से एक आध प्रश्न देखने को मिल जाए कि वाण भट्ट सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे, अतः वाण के समय निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं है। हर्ष का जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ था, इस डेट को आप याद रखेंगे, अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। ह्वेन स्वांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था और वो हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था, इसलिए वाण का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध मानना एकदम उचित है। 17वां प्रश्न है कि अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था। राम ने किया था, लक्ष्मण ने किया था, अगस्त्य ने किया था और शिव ने किया था। तो भैया अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पत्तों से निर्मित कुटिया का निर्माण लक्ष्मण ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए अभी किस तरीके का प्रश्न बनाया है, लोग सोचेंगे भी नहीं, अभ्यर्थियों को ख्याल में भी नहीं होगा कि इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, और ये बहुत सरल प्रश्न पूछ लिया। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं कि कादंबरी क्या है। आप जानते हैं कि हर्षचरित और कादंबरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी हैं। कादंबरी एक कथा है जबकि हर्षचरितम एक आख्यायिका है, क्योंकि कादंबरी कल्पना प्रसूत है और कल्पना प्रसूत कथा हो सकती है और जिसमें ऐतिहासिक वृत्त का समावेश हो वो आख्यायिका होती है। ऑप्शन नंबर बी कथा आपका एकदम सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सदाभिमानैक धनाभिमानिनः, सदाभिमानैक धनाभिमानिनः, यह सूक्ति है, रामायण में है, शिशुपाल वध में है, नल चंपू में या फिर कुमार संभव में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सदाभिमानैक धनाभिमानिनः, ये जो सूक्ति है वो शिशुपाल वध में वर्णित की गई है। यानी जो स्वाभिमानी पुरुष होते हैं वो सदा अभिमान रूप मुख्य धन वाले होते हैं, यानी उनको उनका अभिमान ही प्यारा होता है। तो प्रस्तुत सूक्ति महाकवि माघकृत शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 67वें श्लोक से ली गई है। सारी बातें आ गई कि सदाभिमानैक धनाभिमानिनः, ये जो सूक्ति है ये कहाँ से उद्धृत है, शिशुपाल वध से। शिशुपाल वध किसके द्वारा लिखित है, तो माघ के द्वारा लिखित है, महाकवि माघ के द्वारा लिखित है। कौन से सर्ग से, प्रथम सर्ग से। प्रथम सर्ग के भी कौन से श्लोक से, तो 67वें श्लोक से। आगे देखते हैं शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है, सुबंधु, भारवी, भट्टी या फिर माघ, आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी माघ आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न है, सांख्य कारिका का रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न शुरू हो रहे हैं और पहले भी इंपॉर्टेंट थे। सांख्य कारिका का रचयिता कौन है, कपिल, वाचस्पति मिश्र, गौड़पाद या फिर ईश्वर कृष्ण। तो सांख्य कारिका के रचयिता कौन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ईश्वर कृष्ण के द्वारा सांख्य कारिका लिखी गई है। सांख्य कारिका के रचयिता ईश्वर कृष्ण है। इसमें क्या किया गया है, सांख्य दर्शन का विवेचन किया गया है। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ है।
सांख्य कारिका की अनेक टीकाएं हुई हैं, जिनमें माठर वृत्ति, युक्ति दीपिका, गौड़पाद भाष्य, जय मंगला, सांख्य तत्व कौमुदी और सांख्य चंद्रिका महत्वपूर्ण है। इन सब में वाचस्पति मिश्र नवी सदी की सांख्य तत्व कौमुदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं पांडित्यपूर्ण है। 22वां प्रश्न है कि आखिरकार सांख्य के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है? सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मानता है, उसमें से चेतन तत्व कौन सा है? बुद्धि, अहंकार, मन या फिर पुरुष? तो इनको दो भागों में बांट दो, तो प्रकृति और पुरुष। प्रकृति अचेतन है जबकि पुरुष चेतन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। देख लीजिए, ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका में 25 तत्वों का विवेचन किया गया है। पुरुष को चेतन तत्व बताया गया है। पुरुष जो है, पुरुष या आत्मा का स्वरूप नित्य, सर्वव्यापी, शुद्ध चैतन्य है। चैतन्य आत्मा पुरुष का स्वभाव ही है। यह शरीर, इंद्रिय, मन अथवा बुद्धि से एकदम भिन्न है। 23वां प्रश्न देख लेते हैं कि प्रकृति से साक्षात उत्पन्न है। प्रकृति से साक्षात उत्पन्न कौन हुआ है? अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत या फिर महत? तो प्रकृति से जो साक्षात उत्पन्न हुआ है, प्रत्यक्ष उत्पन्न हुआ है, उसका नाम है महत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एक क्लास बिल्कुल 1 घंटे के अंदर आपको पूरे दर्शन पढ़ाने वाली क्लास आपके सामने जल्द लेकर आऊंगा। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न होने वाला प्रथम तत्व महत या बुद्धि है। प्रकृति से उत्पन्न होने वाला पहला तत्व कौन सा है? महत या फिर बुद्धि। गुणों में जब सत्व गुण की प्रधानता होती है तब इसका उदय होता है। ये बाह्य जगत की वस्तुओं का विशाल बीज है। यही सभी जीवधारियों में बुद्धि रूप में विद्यमान है। महत से, प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ, महत से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा जो कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। 24वां प्रश्न देखते हैं कि सांख्याभिमत में कितने तत्व प्रकृति और विकृति, ये कितने बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सांख्य में 25 तत्व माने गए हैं सांख्य दर्शन में, तो इसमें कितने तत्व प्रकृति और कितने तत्व विकृति हैं? तो प्रकृति और विकृति कितने हैं? 3, 5, 7 और एकादश। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि 7 तत्व प्रकृति और विकृति हैं। समझ लीजिए, ईश्वर कृष्ण के सांख्य कारिका में 25 तत्वों का वर्णन किया गया है। इनमें पुरुष कारण कार्य भाव से सर्वथा परे है। पुरुष इसका दृष्टा मात्र है, प्रकृति कारण मात्र है, महत अहंकार तथा पंच तन्मात्रा कार्य तथा कारण यानी प्रकृति और विकृति दोनों ही हैं, जबकि 5 महाभूत तथा मन कार्य या विकृति मात्र होते हैं। इस प्रकार 7 तत्व कौन कौन से? महत, अहंकार और 5 तन्मात्रा, प्रकृति और विकृति दोनों होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आज मुझे लगता है कि केवल 25 प्रश्न अभी हो पाएंगे। सांख्य मतानुसार अव्यक्त है। सांख्य मत के अनुसार अव्यक्त क्या है? पुरुष, ईश्वर, प्रकृति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सांख्य मत के अनुसार अव्यक्त क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि प्रकृति व्यक्त नहीं होकर के अव्यक्त होती है। देखिए, सांख्य मतानुसार प्रकृति सृष्टि का आदि कारण है, जिसे प्रधान तथा अव्यक्त की संज्ञा भी दी जाती है। यह नित्य एवं निरपेक्ष है। इसका कोई कारण नहीं होता क्योंकि यही समस्त कार्यों का मूल स्रोत है। प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज तथा तम। इन तीनों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। इस प्रकार से 25 प्रश्न जो अभी यूपी पीजीटी अथवा टीजीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ऐसे सन 2000 में हुए पेपर के 25 प्रश्नों को अभी यहाँ से रखा। अगली कक्षा में हम कोशिश करेंगे कि और इससे 25 से भी ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास आपको कराया जाए। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद।